हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यगुरु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आज का जो टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 12वें नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन हम जो 12वें नंबर आपको जो ऐप पर प्रोवाइड किया गया है उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन मिल रहा है आज। तो उचित रूप से आप सभी प्रश्न पढ़ें, इनके ऑप्शन देखें, ऑप्शन में से करेक्ट आंसर निकालने का प्रयास करें। जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखे। आ जाइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या होगा। 15 प्रश्न होंगे इसमें कुल। ये श्रृंखला 15 प्रश्नों की है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमें किस प्रकार से पूछा गया। सबसे पहले दोस्तों आपका कार्य होगा कि आप सभी लाइव क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि जो हमारे नियमित बच्चे हैं वो हमसे जुड़ जाएं। ठीक है, सौरभ ने की। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? यानी कि भारत में यदि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए वो किसने किए थे, ये प्रश्न पूछा है आपसे। ठीक है, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे आपके हिंदू यूनानियों ने। किसने किया था? हिंद यूनानी या हिंदू यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ से एक और सवाल आता है, वो सवाल आता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। एक सवाल और आएगा कि भारतीय इतिहास में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? शुद्ध सोने के सिक्के। तो ये आपके किए थे कुषाणों ने। कुषाणों ने जारी किए। ये सवाल आएंगे आपके सामने और उचित रूप से आप सभी इनका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। हाँ, सौरभ नेगी। एमएस चौधरी चौटन, सौरभ नेगी और राकेश सिंह। वेरी गुड। चलिए ये आपका आंसर करेक्ट होगा। तो हमें ऐसा पूछा जाएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए तो हिंदू यूनानियों ने। ठीक है, हिंदू यूनानी या हिंद यवन, ये आपके सामने सवाल आएगा। दूसरा आएगा सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी होते हैं और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के तो आपके कुषाणों ने जारी किए थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? हाँ, तो शक संवत, हिजरी संवत और विक्रम संवत, इनसे संबंधित सवाल आएगा आपके सामने। ठीक है, पहले शक संवत का आंसर कमेंट कर दीजिए जल्दी से। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? दो में सी आंसर दिया है एमएस चौधरी और सौरभ नेगी। वेरी गुड। सी आंसर में क्या है? सी में है आपके 78 ईस्वी। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 78 ईस्वी। ये तो आपके कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व है ना, ये ईसा पूर्व में आएगा विक्रम संवत, और शक संवत ईस्वी में आएगा। किसने किया था भाई? विक्रमादित्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिजरी संवत, हिजरी संवत, हिजरी संवत आपके 622 ईसा पूर्व, 622 ईस्वी है ना। 622 ईस्वी किसने जारी किया? हजरत मोहम्मद साहब। जब मक्का से मदीना गए थे हजरत मोहम्मद साहब, उसे हिजरत कहा गया था, और हिजरत को ही फिर उसी दिन को ही आपके 622 ईसा पूर्व को ही हिजरी कैलेंडर प्रारंभ कर दिया गया था। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण
भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन सा था? तो यही था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। MS चौधरी, राकेश सिंह, सौरभ नेगी, ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे आंसर कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। ये आंसर दिया है सौरभ नेगी ने तीसरे में। ए आंसर दिया है, ए में है 712 ईस्वी, ठीक है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। इराक के शासक अल हिजाज, तो मैं सही लिख देता हूँ, लिख देगा तो हिजाज, अल हिजाज, विजाज नहीं है, अल हिजाज के भतीजे तथा दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी को सिंध पर आक्रमण किया, पर 17 वर्ष की आयु में। आक्रमण किया, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो थे, ये अल हिजाज के भतीजे भी थे और दामाद भी थे, जो इराक के शासक थे, और 17 वर्ष की, मात्र 17 वर्ष की आयु में प्रथम बार जो इन्होंने आक्रमण किया वो कहाँ पर किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। भारत के इलाके में प्रथम बार मुस्लिम आक्रमण किया तो 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। अगला सवाल देखिए, चौथा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, लोधी वंश का संस्थापक फटाफट कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो बताते हैं आपको आंसर करेक्ट। लोधी वंश, आप कमेंट कर दीजिए। देखो, इब्राहिम लोधी किसका पुत्र था? इब्राहिम लोधी पुत्र था आपके सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी का छोटा बेटा था इब्राहिम लोधी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बहलोल लोधी इस वंश का संस्थापक हो जाएगा। बहलोल लोधी कौन हो जाएगा दोस्तों? इस वंश का संस्थापक हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है आप सभी का? बी आंसर आ रहा है, बहलोल लोधी, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कोई समस्या नहीं है। अब बहलोल लोधी, बहलोल लोधी आपके अफगान शासक, अफगान शासक क्या नाम था उसका? मलिक काला, मलिक काला का पुत्र, मलिक काला का पुत्र था। कौन था भैया? बहलोल लोधी। अब सिकंदर लोधी ये थे आपके बहलोल लोधी के पुत्र। किसके पुत्र थे? बहलोल लोधी के पुत्र थे, और इनका वास्तविक नाम, ठीक है, मूल नाम, इनके मूल नाम से सवाल आएगा। मूल नाम था इनका निजाम खान, निजाम खां था। और जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे तो इन्होंने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की और फिर सिकंदर लोधी कहलाए। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा भी, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। अगला सवाल देखिए, फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जो नौरोज त्यौहार है वो किसने प्रारंभ किया था? बलबल ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या फिरोज शाह तुगलक ने किया था, या इल्तुतमिश ने किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। ABCD 4 ऑप्शन है, 5वां सवाल है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। रघुवीर सिंह सोलंकी, सौरभ नेगी, राकेश सिंह, अचल सिंह, किशोर सिंह, MS चौधरी चौटन, सौरभ नेगी, वेरी गुड, ठीक है। 5वें में आंसर दिया है अचल सिंह और सौरभ नेगी ने ए दिया है, MS चौधरी चौटन ने ए दिया है। देखते हैं ए में क्या है। ए में है आपके बलबन, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या होगा हमारा? फारसी पर्व नौरोज। नौरोज का प्रारंभ दोस्तों आपके बलबन ने किया था। किसने किया था भैया? बलबन ने आपके नौरोज त्यौहार का प्रारंभ किया था, ठीक है, जिसे बाद में बंद करवा दिया गया था, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, छठा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ एवं किसके मध्य हुआ एवं कौन जीता? ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था, ठीक है। मुगल शासक बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, ठीक है। कब हुआ था भैया? 1526 को हुआ था। जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
सी आंसर आ रहा है। सी में क्या आ रहा है? सी में आ रहा है आपके, देखो 1526, ठीक है। 5 अप्रैल 1526 को किसके मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम के मध्य हुआ। विजय कौन रहा? बाबर रहा। एक अगला देखिए 1761। 1761 में कौन सा हुआ था? ये तीसरा युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध पानीपत का, ठीक है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? सॉरी, ये 5 मैंने लिखा ना, 5 अप्रैल नहीं, 26 अप्रैल होगा, 21 अप्रैल होगा, सॉरी 21 अप्रैल। और तीसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर को, 5 नवंबर 1761 को अहमद शाह तथा मराठा फौज के मध्य हुआ था। मराठों के मध्य हुआ था। विजय कौन रहा था? अहमद शाह रहा था। अगला कब हुआ था? 1500। दूसरा कब हुआ था? फटाफट कमेंट कीजिए। अरे जल्दी, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर विजय रहा, ठीक है। दूसरा कमेंट कीजिए जल्दी से। यहाँ पर जल्दी, 5 नवंबर को ये नहीं हुआ था, 5 नवंबर को हुआ था आपके 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को पानीपत हरियाणा में दूसरा युद्ध अकबर तथा हेमू के मध्य हुआ, ठीक है। और पूरी तरह से हेमू विजयी होने ही वाला था जब तक उसको तीर लग गई थी और अकबर जीत गया था। और इस युद्ध का नेतृत्व आपके अकबर के वजीर ने किया था, यानी कि प्रधानमंत्री किया था। आंसर नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। 1526 को पहला, 1556 को दूसरा और 1761 को तीसरा, ये याद रखना आपको। पहले वाले में बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरे वाले में अकबर और हेमू, तीसरे वाले में आपके अहमद शाह अब्दाली और मराठा फौज थी जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। अगला सवाल देखिए, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? अच्छा सवाल है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। वह कौन सा मुगल शासक है जिसे जिंदा पीर कहा जाता है? इसे जिंदा पीर इसलिए कहा, जिंदा पीर का तात्पर्य आप वर्तमान से संबंधित देखें तो जिंदा पीर हमें से अपकमन के जीव तो भूमियों, जीव तो भूमि मतलब क्या है? मतलब वो ऐसी प्रवृत्ति का आदमी जो धर्म के रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हो, अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलता हो, वो आपके मतलब अपना मारवाड़ी में जीव तो भूमि का था। और ये इस्लाम के अकॉर्डिंग ही चलता था। कौन था भैया? औरंगजेब। औरंगजेब आपके इस्लाम के अकॉर्डिंग ही चलता था, कोई नशा पता नहीं, कोई दूसरे काम नहीं, ठीक है। अपने काम से काम सारे इसने बंद कर दिए थे भैया। देखो देखो, अपने मतलब दरबार में डांस करवाना बंद, अपने दरबार में संगीत वो भी बंद, चित्रकला वो भी बंद, झरोका दर्शन वो भी बंद, सारा सब कुछ बंद करके ये सिर्फ इस्लाम के अकॉर्डिंग चलता था। इसलिए जिंदा पीर किसे कहा गया? जिंदा पीर यानी जीव तो भूमि ने किया है, तो औरंगजेब ने किया है। ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सवाल, सवाल संख्या 8। 8 में क्या पूछा गया? कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांट रही है? तो आपको पता है अक्षांश कौन सी होती है और देशांतर कौन सी होती है। तो जो आड़ी रेखा होती है वो अक्षांश होती है और देशांतर होती है खड़ी रेखा, ठीक है। तो हम आड़ी रेखा को देखेंगे दोस्तों। पहले तो थोड़ा बहुत ठीक है। तो ये आपके कुछ इस प्रकार से भारत का क्या है भैया, कुछ इस प्रकार से भारत का मैप है, ठीक है। हम आज मत कह जो हेलीकॉप्टर बना दिए। और इस मैप में दोस्तों देखा जाए तो कुछ यहाँ से आपके अक्षांश रेखा गुजरती है, ये अक्षांश रेखा हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी भैया? देशांतर रेखा, ठीक है। ये हो जाएगी 82.5 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगी आपके अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। और ये हो जाएगी आपके
भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है, वो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये सवाल आएगा, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर, सवाल क्या पूछा, कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसको देखा जाए तो इसके ऊपर वाला भाग आपके क्या कहलाएगा? इसके ऊपर वाला भाग उत्तर भारत और इसके नीचे वाला भाग दक्षिण भारत। हालांकि यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रेणियाँ, कौन सी पर्वत श्रेणियाँ? विंध्य पर्वत श्रेणियाँ, उसके अकॉर्डिंग भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटा गया है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी से जो भी नीचे आता है वो आपके दक्षिण भारत में आएगा, विंध्य पर्वत श्रेणी से जो भी ऊपर आएगा वो आपके उत्तर भारत कहलाएगा। तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर, आपका हो जाएगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा। सवाल देखिए 9वां, हिमालय के किस भाग में केरवा पाया जाता है? तो केरवा एक स्थला करती है। केरवा क्या है दोस्तों? एक स्थला करती है। ठीक है, और ये स्थला करती कहाँ पर, किस भाग में पाई जाती है हिमालय के? तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। आई थिंक शायद ही आपको ये याद होगा, इसलिए मैंने जल्दी से इसका आंसर बता दिया। डी आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। राकेश सिंह, अचल सिंह, MS चौधरी चौटन, अनिल बिडियासर, सौरभ नेगी, रघुवीर सिंह सोलंकी, हाँ ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए। 9 में आंसर दिया है डी। डी में कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में क्या पाया जाता है भैया? केरवा। ये एक स्थला करती है। हिमालय में जो पहाड़ों में जो स्थला करती थी वो इस प्रकार की स्थला करती है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में, यानी कि भारत के सबसे उत्तर में। अगला है लोककटक झील। लोकटाक भी आ सकता है और लोककटक भी आ सकता है। ठीक है ना, ये झील आपके किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मणिपुर में है क्या, या आपके तमिलनाडु में है, या आपके केरल में है, या महाराष्ट्र में? जल्दी से कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और जल्दी से धड़ाधड़ कमेंट कर दीजिए। लोककटक झील कहाँ पर स्थित है? रशिया में ये ऑप्शन आ गया है। सौरभ नेगी, MS चौधरी चौटन, वेरी गुड। ए ऑप्शन में क्या होगा? मणिपुर। मणिपुर हमारा करेक्ट आंसर होगा, कोई समस्या नहीं है। लोककटक झील आपके मणिपुर राज्य में स्थित है, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है अगला, इटली की राजधानी का नाम क्या? फटाफट कमेंट कर दीजिए। इटली की राजधानी, इटली की भी राजधानी करेक्ट कीजिए, और भी इसमें कोई आपको राजधानी मिले तो अवश्य रूप से कमेंट कीजिए जल्दी से। हाँ दोस्तों, निकाल दिया आपने आंसर। देखते हैं कमेंट आप सभी के। आंसर सभी का डी आ रहा है। डी है रोम। रोम तो सही है, कोई समस्या नहीं। रोम आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हमसे क्या पूछा है? ब्राज़ील की इटली की राजधानी। इटली की राजधानी आपकी रोम होगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम आपकी नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड किसकी राजधानी भैया? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया आपके ब्राज़ील की राजधानी, वर्तमान में ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ठीक है, और इससे पहले ब्राज़ील की राजधानी थी रियो डी जेनेरो। ठीक है, पेरिस आपके फ्रांस की होगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इटली की राजधानी रोम। चलिए सवाल देखिए अगला। समय अब हमारे पास कम ही है, 11 सवाल हो गए हैं, 4 प्रश्न और करने हैं, अभी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा है? ठीक है, तो वह प्राकृतिक उपग्रह जो
सौरमंडल में पूर्णतः पहले से ही अवस्थित हो वो आपके प्राकृतिक उपग्रह कहलाएगा। ठीक है, और ग्रहों का जो छोटा रूप देखा जाता है, ग्रहों के आसपास में जो गति करता है, परिभ्रमण करता है, वो आपकी क्या कहलाएगा, उपग्रह कहलाएगा। और वो उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा है, कृत्रिम नहीं पूछा है, हमें प्राकृतिक पूछा था। प्राकृतिक में हम गैनीमेड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बृहस्पति का है। बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। टाइटन, टाइटन है आपके शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। चंद्रमा आपके पृथ्वी का है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। डिमोस, फोबोस और डिमोस आपके मंगल के हैं। ठीक है, फोबोस बड़ा है और डिमोस आपके छोटा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है 13, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन सी थी भैया? तो अभिनेत्री वही होगी जो राज्यसभा में सर्वप्रथम अभिनेत्री पद के लिए चुनी गई थी। ठीक है, राज्यसभा में यहाँ से भी सवाल आता है कि राज्यसभा में सर्वप्रथम किस अभिनेत्री ने अभिनेत्री उम्मीदवार थी, कौन सी अभिनेत्री उम्मीदवार थी? ठीक है, तो मधुबाला, स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त या मीना कुमारी? आपके आंसर करेक्ट होगा नरगिस दत्त, जो संजय दत्त की माँ सुनील दत्त की लुगाई थी। ठीक है, वह आपने संजू मूवी देखी कि उस संजू मूवी में जो वही अभिनेत्री है जो संजय दत्त की माँ के रूप में भूमिका निभाती है और उसे कैंसर हो जाता है और वो मर जाती है, वो आपकी नरगिस दत्त थी। और भारत की सबसे पहली स्मार्ट तो लड़के होते हैं, ब्यूटीफुल, ठीक है, वो आपकी कौन थी? नरगिस दत्त थी, जो जिन्हें राज्यसभा में सर्वप्रथम नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल देखिए 14। अगला सवाल है 14, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार कौन सा? तो भारतीय राष्ट्रपति कौन सा पुरस्कार देगा भैया? क्या वह परमवीर चक्र प्रोवाइड करवाएगा, क्या वह भारत रत्न प्रोवाइड करवाएगी, या शौर्य चक्र? ठीक है, ये 3 आपको दिए हैं, या फिर ये सभी प्रोवाइड करवाएगा कौन? राष्ट्रपति। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। गुलाब सिंह जैसलमेर, उधम सिंह जैसलमेर, सौरभ नेगी, हीरो बनने में ही फायदा है। लो ओके, अनिल बढ़िया सर, डी है। ठीक है, बाकी सभी बी दिया है, लगभग बी दिया है। एक MS चौधरी चौटा ने डी दिया है और अंशवर सौरभ नेगी ने डी दिया है, अनिल बढ़िया सर ने डी दिया है। ठीक है, राकेश सिंह ने भी डी दिया। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सभी आपके पुरस्कार कौन देगा भैया? ये सभी पुरस्कार आपके राष्ट्रपति द्वारा ही दिए जाते हैं। चलिए ये आपका करेक्ट हो गया। सवाल देखते हैं अगला, लास्ट एंड फाइनल। कौन सा वेद कर्म कांड पर आधारित है? ठीक है, तो कर्म कांड पर जिसमें यज्ञों की विधियों का वर्णन हो वह कौन सा वेद है? और वह कर्म कांड पर, कर्म कांड आप समझ गए होंगे, जिसमें यज्ञ होगा तो ये कर्म कांड की बात होगी, जिसे अब आजकल लोग लिखते हैं ना, कर्मा बिलीव इन कर्मा। छोड़ो, कौन सा वेद कर्म कांड पर प्रधान है? ठीक है, तो सामवेद संगीत का जनक, सामवेद आपके संगीत का जनक, यजुर्वेद कर्मकांड या यज्ञ विधियां, कर्मकांड या यज्ञ विधियां आपके यजुर्वेद। अथर्ववेद ये ब्रह्म वेद है, यानी कि श्रेष्ठतम वेद है, सबसे नवीन वेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ठीक है ना, और ये जादू टोने के लिए भी जाना जाता है। ऋग्वेद प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा? यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए भैया
ये हुआ आपका सब कुछ। आज का सेशन समाप्त। अगली क्लास होगी साइंस की, उसके बाद होगी मैथ की। दोनों क्लासें अवश्य रूप से देखें, पढ़ाई करें, तैयारी करें, हंसते रहिए, खेलते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलिए मिलते हैं कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।